हमल के दौरान ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जिनकी वजह से खुदा न खास्ता आपके यहाँ एबनॉर्मल बच्चे की पैदाइश हो सकती है। आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। उन गलतियों को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं बिफोर प्रेगनेंसी के। क्या ऐसी भी कुछ वजूहात हैं कि इवन बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट कुछ ऐसे स्टेप्स हों, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जो बच्चे हैं वो एबनॉर्मल पैदा हो सकते हैं। तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसमें सबसे पहले तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है। कुछ जो खवातीन होती हैं उनको अगर वो एक्ने का प्रॉब्लम है तो वो कुछ ड्रग्स यूज कर रही होती हैं, जिसमें आइसोट्रेटिनोइन बहुत मशहूर है। अगर वो ले रहे हो तो स्पेसिफिकली डॉक्टर मना करते हैं कि ये दवाई जब आपने छोड़नी है उसके 3 मंथ्स तक आपने प्रेगनेंसी नहीं करनी। लेकिन अगर उसको लेते दौरान आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका बेबी एबनॉर्मल हो सकता है। उसके अलावा अगर ओबेसिटी है, वेट अनकंट्रोलेबल हद तक जो है वो ज्यादा है, दिस कैन लीड टू एन एबनॉर्मल बेबी। और अनकंट्रोल्ड शुगर, प्लीज मार्क माय वर्ड, मैंने बोला है अनकंट्रोल्ड शुगर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले किसी को शुगर है तो मैं ये कहूँ कि आपके यहाँ एबनॉर्मल बच्चा ही होगा। अगर तो आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है, आपका जो आप प्रॉपर मेडिकेशन ले रही हैं, आप इंसुलिन ले रही हैं, आपका लेवल्स जो है वो उस रेंज में आते हैं जो कि एक हेल्दी रेंज है, यू कैन गेट प्रेग्नेंट और उससे आपके बच्चे पे इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उससे होने वाले बच्चे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनमें दिल के अमराज हो सकते हैं, उनकी किडनीज का प्रॉब्लम हो सकता है, उनके नर्वस सिस्टम में अफेक्ट हो सकता है, उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, वो नीचे से खुली हो सकती है, स्किन ओवरलैप नहीं हो सकती। और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से हो सकते हैं। एज फैक्टर, फीमेल एज फैक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। आजकल हमारे यहाँ लेट मैरिजेस का एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली जब शादी लेट होती है तो प्रेगनेंसीज भी लेट होती हैं, तो ये एक फैक्टर है विच इज ऑल्सो लीडिंग टू एबनॉर्मल बेबीज। उसकी वजह यह है कि जो एग की क्वालिटी है 25 to 30 ईयर्स के बाद एग की क्वालिटी जो है वो खराब होने लग जाती है। उसका जो डीएनए है, उसका जो मेकअप है वो खराब हो रहा होता है। तो जब एक खराब एग जो है, अब बैड क्वालिटी एग जो है वो फर्टिलाइज होता है, तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू अ मैल फॉर्म्ड डीएनए और उससे जो है बच्चों के एबनॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिंड्रोम्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें आपने सबसे मशहूर सिंड्रोम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम। ये जो है अगर माँ की एज 35 से ज्यादा है तो 10% चांसेस ये है कि बेबी जो है वो डाउन सिंड्रोमिक हो सकता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर किसी के अंदर हो तो उससे भी बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं, उसकी स्पाइनल कॉर्ड, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो ब्रेन है, उसमें एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि इन एबनॉर्मेलिटीज को हम डिटेक्ट करते हैं और वो किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक अल्लाह ताला ने एक साइकिल बनाया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस जो होते हैं उनमें 60 to 70% वो बच्चे होते हैं कि जो कि मैल फॉर्म्ड होते हैं, जो कि इनकम्पैटिबल विद लाइफ होते हैं, जिनमें क्रोमोसोमल इश्यूज होते हैं, कोई उनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है। तो अल्लाह ताला ने मसलहतन जो है ये एक प्रोसेस किया हुआ है कि वो बच्चे खुद ब खुद या तो उनमें हार्ट बीट नहीं आती या वो मिस कैरी हो जाते हैं। तो ये चीज़ के 1 माह 9 माह तक एक एबनॉर्मल बच्चा जो है वो अपने पेट में रखे और उसके बाद उसकी डिलीवरी हो, और वो जो एक इमोशनल ट्रॉमा है अल्लाह ताला मसलहतन शुरू में ही उससे निजात देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम किस तरह से इसको डायग्नोज कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि अगर माँ की एज 30+ होती है, 35+ होती है, तो हम 9 वीक्स में एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें हम एंटी यानी नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं। उसमें बच्चे की गर्दन के अराउंड जो है एक फ्लूइड होता है, उसमें हम उसकी एक थिकनेस देखते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर रेंज है। अगर तो वो विद इन द रेंज होती है वो थिकनेस, तो इसका मतलब है 90% चांसेस है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर वो ज्यादा है तो चांसेस है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम खुदा न खास्ता हो सकता है। उसके अलावा इसमें हम डबल टेस्ट होता है, एक वो कराया जाता है, ब्लड टेस्टिंग होती है, जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि कोई बेबी के अंदर एबनॉर्मेलिटी ना हो।
नेक्स्ट चलते हैं, जब 5th मंथ आता है तो 5th मंथ में 18 वीक से लेकर 22 वीक्स के दरमियान एक एनॉमली स्कैन कराया जाता है, जो कि एक डिटेल्ड स्कैन होता है। इसमें बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, उनके उसके जो टिश्यूज हैं, उसकी स्टडी की जाती है और बहुत डिटेल से। और मैं स्पेशली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि ये स्कैन उनको अपने शहर के सबसे बेस्ट नॉलेजिस्ट से कराना चाहिए, बिकॉज ये भी वो टाइम है कि खुदा न खास्ता अगर कोई एबनॉर्मेलिटी पिक हो जाती है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि आया ये बच्चा वायबल विद लाइफ है या नहीं है। हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ऑन बोर्ड लेते हैं ये देखने के लिए कि अगर खुदा न खास्ता इस टाइम पे कोई एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट हो चुकी है तो क्या हमें इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए या हमें इसको यहीं पे टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो ये वो स्कैन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई चीज मिस हो जाती है तो फिर आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि 18 वीक से 22 वीक्स का स्कैन जो है वो एक बहुत एक्सपर्ट अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से कराया जाए। इसके अलावा अगर माँ को शुगर है, डायबिटीज है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो 22 हफ्ते पे बच्चे की दिल का अल्ट्रासाउंड, पर्टिकुलरली दिल का, इसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ये कराई जाए, जो कि स्पेशलाइज्ड सेंटर में की जाती है। क्योंकि माँ के शुगर होने की वजह से बच्चे को दिल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें उस चीज को 22 वीक्स पे रूल आउट करना होता है। इसके बाद ये है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्वाड्रुपल ब्लड टेस्टिंग होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल स्टडी किया जाता है, एक फ्री फीटल डीएनए होता है, उसकी सैंपल करके हम उसको टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि इस बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। और स्पेशली ये उन लोगों में किया जाता है जिनमें ऑलरेडी फैमिली में जो है वो एबनॉर्मल बेबीज की हिस्ट्री होती है या मैटरनल एज ज्यादा होती है, या अगर फैमिली में नहीं तो उन्हीं पेरेंट्स के यहाँ जो है ऑलरेडी कोई बच्चा सिंड्रोमिक है या कोई एबनॉर्मल था, और ये सारे इश्यूज जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनमें से कोई इशू उसमें पाया जाता हो। उसमें भी कई दफा ऐसे होता है कि बच्चे के अंदर ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आफ्टर डिलीवरी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये वो टाइम्स होते हैं जिसमें हम पीडियाट्रिशियन को, या अगर उसकी सर्जिकल करेक्शन की जरूरत है तो हम उसी वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हम उस कंसर्न स्पेशलिस्ट को ऑन बोर्ड ले लें, उनके साथ डिस्कशन कर लें। उनके जब जब उस पेशेंट की डिलीवरी होनी है तो वो वाले जो डॉक्टर्स हैं वो भी इन्फॉर्म्ड होते हैं, और सून आफ्टर द डिलीवरी बेबी को उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है, और वो फिर हमें इस चीज पे एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल टू टेल अस कि आया ये सर्जरी अभी होनी है या कुछ अरसे बाद होनी है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन ऑफ द बेबी। सो ये इन सब चीजों को हम नजर में रख के, इनको हम प्रैक्टिस में रख के आपको कम से कम ट्रॉमा और ज्यादा से ज्यादा रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आपको प्रेग्नेंट होने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि अल्लाह ताला आपको एक हेल्दी बच्चे से नवाजे। थैंक यू।